मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू का ज़िंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। गुड इवनिंग दोस्तों, पढ़ारम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। निबंध सीरीज की इस कक्षा में आज तक हमने इससे पहले 5 वीडियो लेक्चर देखे हैं और पिछले क्लास से ही हमने बीपीएससी निबंध के तीसरे सेक्शन कहावत वाले सेक्शन का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन व्याख्या करना शुरू किया है। इसी पहल के तहत हम डेली एक प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू में जो पूछे गए हैं कहावत वाले निबंध में उसका और एक अन्य संभावित निबंध जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो लेकर आपके पास आते हैं और उसका हम एक साइनॉप्सिस बनाने के साथ बेहतर एनालिसिस आपके साथ करते हैं। इसी परिवेश में आज हम लोग एक नया टॉपिक प्रीवियस ईयर जो 69 बीपीएससी में पूछा गया था, धोबिया कुकुर न घर के न घाट के, इसका एनालिसिस करेंगे। इससे पहले यदि आप लोगों ने इससे मेरा पहले का 5 वीडियो नहीं देखा है वह इसी चैनल पे अपलोड है, उसे आप लोग देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल पे यदि नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। धोबिया कुकुर न घर के न घाट के, ये कहावत वैसे व्यक्तियों, वैसे संस्था, वैसे समाज, वैसे राष्ट्र के बारे में बताता है जो कि द्वंद्व में हमेशा रहता है, जो अस्थिरता नहीं रहता है, कभी इधर तो कभी उधर करते रहता है। इस परिस्थिति में उसका परिणाम कहीं एक जगह नहीं मिलता है। अब भूमिका लिखने में आप जो है मोहम्मद बिन तुगलक, आप लोग देखे होंगे इतिहास की घटनाओं में मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, राजधानी परिवर्तन किया, सहित कई उन्होंने नए काम किए ताकि वो बेहतर शासक साबित हो सके, लेकिन उसको किसी चीज़ में भी सफलता नहीं मिला। क्योंकि उन्होंने बिना रणनीति, बिना किसी नीति निर्णय के ये सब कार्य किए। इससे क्या हो गया, तो जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था उसकी जगह डुप्लीकेट मुद्रा उसके राज्य में चलने लगी, राज्य में ऊपर से भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, साथ ही साथ उसको जो है और नियंत्रित शासक कहा जाने लगा और उसकी सारी कार्य प्रणाली लगभग फेल हो गई। तो हम क्या देखते हैं कि जो लोग न घर के होते हैं न घाट के होते हैं, उस अर्थनी बिना किसी नीति के, बिना किसी निर्णय के द्वंद्व में रह के कोई कार्य करते हैं तो उसका कार्य असफल होता है। ठीक उसी तरह हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक घटनाओं में ब्रिटिश शासन के दौरान मीर जाफर, आप लोग प्लासी की लड़ाई देखे सुने होंगे। पलासी की लड़ाई में मीर जाफर ने जो है सिराजुद्दौला का सेनापति था, लेकिन उन्होंने सिराजुद्दौला से धोखा करके मीर जाफर ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। बाद में ठीक उसी तरह कई नवाब थे, कई दीवान थे जो उन्होंने औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश शासक का साथ दिया था। बाद में ब्रिटिश शासक ने उस सब का राज्य भी छीन लिया, गद्दी भी छीन लिया और वैसे राजा न घर के रहे न घाट के रहे, क्योंकि ना तो उसका वापस राज्य मिल सका और ना ही उसको जनता में वापस विश्वास बना सका। तो ये ऐसे उदाहरण के साथ आप लोग भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं, न घर के न घाट के, ये दोनों उदाहरण। कुछ लोग भूमिका में सीधे सीधे भावार्थ लिख के भी इसका भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं कि धोबी का जो कुकुर होता है न घर का रहता है न घाट के। इसके अपेक्षा एक बात जो कहा गया है, ये एक अपभ्रंश बात है, कहावत है। जो कुकुर है वो कुकुत शब्द का भ्रंश कहा जाता है। कुकुत एक प्रकार का पीटने वाला हथौड़ा होता था जिसको धोबी जो है घाट पे रखकर उसके कपड़ा को पीटता था, लेकिन वो अपभ्रंश हो गया, वो कुकुर बन गया, क्योंकि धोबी जो है वो भारी लकड़ी होने की वजह से उसको ना घर पे ले जाता था ना घाट पे रखता था, क्योंकि कहीं चोरी ना हो जाए तो बीच में ही कहीं छुपा के रख देता था। तो उसी का यह भ्रंश रूप बन गया है कि धोबी का कुकुर ना घर का रहता है ना घाट पे पहुंचता है और वो बीच में ही अटका हुआ रहता है। इसका भावार्थ है कि व्यक्ति के जीवन में नीति निर्णय में दोहरापन है, अस्पष्टता है तथा द्वंद्व है तथा नीति निर्णय स्थिति तय करने में वह असफल है। तो ये उसके भावार्थ की चर्चा करता है कि धोबी कुत्ता न घर के न गांठ के। अब हम बताए हैं कि हमेशा आपको कहावत वाले निबंध में उसके पीछे कारण बताना है कि व्यक्ति आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। तो इसके समाज के नीति कार्य में असंगतता होती है, तब ऐसा करता है कि वो स्पष्ट नहीं है व्यक्ति समाज के नीति में उसको कि नीति उन्होंने कुछ और बनाई और कार्य कुछ और करता है। तो इस तरह से ये परिस्थिति उत्पन्न होती है। उसके नियमों में स्पष्टता होती है, चाहे वो समाज हो, देश हो, उसकी विदेश नीति, उसकी राजनीतिक नीति, प्रशासनिक नीति वो स्पष्ट होती है। तो इस प्रकार की काम करता है तथा विचारधारा और वास्तविक स्थिति में अंतर हो,
तब जाके, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हो, कोई समाज, कोई व्यक्ति हो, वो अपने घर में है, उसका विचारधारा जो है कंजर्वेटिव माइंड के उसके पूरे घर में हो, लेकिन वो व्यक्ति एक अपने घर में लिबरल टाइप का पैदा हो गया, उदारवादी टाइप का पैदा हो गया, तो उसका विचारधारा लिबरल हो, लेकिन उसके घर में उसकी उदारवादी विचारधारा का समर्थन कोई न करने वाला हो, तब वो व्यक्ति जाल में फंसा हुआ प्रतीत करता है कि न हम घर के हैं न घाट के। यदि वो विचारधारा का परिवर्तन करता है तो स्वयं में बदलाव करना पड़ेगा, जो उसके लिए मुश्किल होगा, और घर में उसकी विचारधारा को मानने के लिए कोई तैयार है नहीं, तो इस टाइप के व्यक्ति समस्या में गुजरता है। तो ये विचारधारा और वास्तविक स्थिति में अंतर की बात करता है। अब चूंकि कहावत व्यंग्यात्मक होता है, तो इस परिस्थिति में हम उसका नकारात्मक पक्ष तथा उसके प्रभावों को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं छात्र जीवन में कि लक्ष्य निर्धारण में, कैरियर का विकल्प तलाशने में, आत्मनिर्णय करने में कई सारे कोर्स कर लेते हैं विद्यार्थी, कई सारे विषयों का अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन उसे सफलता किसी एक लक्ष्य में नहीं मिल पाता है, ना ही कोई करियर में सफल हो पाते हैं। इससे होता क्या है, तो सफलता नहीं मिलती है, ऊपर से उसके ऊपर अवसाद आ जाता है, तनाव आ जाता है, मानसिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये वैसे छात्रों के लिए है कि जो अपने जीवन में कई सारे कोर्स, थोड़ा सा ये पढ़ ले, थोड़ा सा वो पढ़ ले, और उस बीच में उसका किसी में भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो ये उसके लिए कहावत व्यंग के रूप में प्रतीत होता है। अगला है व्यक्तिगत स्तर पे हम देखें या समाज के स्तर पे देखें। जैसे हम बताए थे उदाहरण में कि विचार तथा उसके समर्थन में मान्यता को लेकर द्वंद्व है, जिसके वास्तविक निर्णय में असमर्थता होती है। हम बताए कि समाज जो है कंजर्वेटिव माइंड का है और कोई व्यक्ति, कोई संगठन लिबरल माइंड का है। तो उस परिस्थिति में जैसे समाज में महिलाओं को लेकर किसी प्रकार का मान लीजिए भेदभाव है या किसी प्रकार की अंधविश्वास फैला हुआ है, लेकिन कुछ संगठन है या कुछ व्यक्ति है उसके बारे में सही जानकारी या उदारवादी पक्ष रखते हैं, तो फिर उसके कार्य में और उसके विचारधारा में अंतर होगा, फिर द्वंद्वता पैदा होगा और वो व्यक्ति निर्णय लेने में असमर्थ हो जाएगा कि हम महिला के अधिकारों का समर्थन करें या फिर अपने समाज, सोसाइटी जो कि बड़ी मात्रा में उसके खिलाफ है उसका समर्थन करें। अगला है कि दिन प्रतिदिन के दैनिक कार्यों में आप सुबह से लेकर शाम तक कई प्रकार के कार्य को गुजरते हैं, आपको रूटीन बनाने में भी या कई भी कार्य करते हैं जिसको हम भौतिक कार्य कहते हैं, उस कार्य करने में आप द्वंद्व होते हैं, ना तो ये कार्य कर पाते हैं फिर वो कार्य कर पाते हैं। जैसे सुबह से लेकर शाम तक आपको उठे तो उसके बाद आपको कार्य करना था कि पहले क्या करें, उस परिस्थिति में आप दोनों में से कुछ काम नहीं कर पाए तो उससे आपको विलंब होगा, कार्य में समय की बर्बादी होगी। तो ये भी वैसे व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहा है। इस निबंध में हम उदाहरण और आयाम लिखने के साथ साथ उसका नकारात्मक इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है उसकी भी चर्चा आपके साथ करते जा रहे हैं। अगला फिर राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि चुनाव से पहले बहुत सारे पार्टी के नेता होते हैं जो दल बदल कार्य करते हैं। जैसे आया राम गया राम वाले उदाहरण आप लोग सुने होंगे। तो बहुत सारे चुनाव से पहले पार्टी बदलते हैं, जिस पार्टी में वो विधायक रहते हैं उससे वो बगावत कर लेते हैं, कहते हैं उस पार्टी का विचारधारा मेरे लिए मायने नहीं है, वो सही पार्टी नहीं है, और बाद में वो पार्टी बदल लेते हैं और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं और बाद में उसको दूसरी पार्टी में भी टिकट नहीं मिल पाता है। वैसी परिस्थिति में वो व्यक्ति न घर का रहता है न घाट का रह पाता है, उसका प्रभाव होता है कि उसका सत्ता भी खत्म हो जाता है, उसका राजनीतिक पतन हो जाता है, उसके जन विश्वास में कमी आ जाती है, लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। जैसे हाल फिलहाल में आप लोग देखे होंगे एक विधायक हैं सूर्यगढ़ा से थे, प्रहलाद कुमार यादव। उन्होंने बिहार में पिछले साल वो आरजेडी से विधायक थे और उन्होंने विद्रोह करके एनडीए का समर्थन किया था, लेकिन महागठबंधन से विरोध करके एनडीए का समर्थन किया था। और बाद में इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में चूंकि वो राजनीति में अपनी मूल पार्टी से बगावत कर लिए थे और जिस पार्टी का वो साथ दिए थे उस पार्टी ने भी उसको टिकट ही नहीं दिया, तो उस व्यक्ति का राजनीतिक पतन हो गया और वो न विधायक बन सके, न इस पार्टी के रहे न उस पार्टी के रहे। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहावत बहुत ही सटीक सिद्ध होता है। विदेश नीति में हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन सहित कई विकासशील देश होते हैं जो चीन रूस गुट का समर्थन करे या अमेरिका समर्थित पश्चिमी गुट का समर्थन करे, इसी में उलझा रहता है। चीन कभी पाकिस्तान कभी चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बेहतर बनाएगा, तो कभी अपने
अमेरिकी समर्थन को खूब बेहतर बताएगा। इसी बीच में वह फंसा रहता है। इस परिस्थिति में होता क्या है, उसका वास्तविक विकास नहीं हो पाता है और दोनों गुट उसका शोषण करता है, जिससे उस देश का यानी पाकिस्तान का विकास प्रभावित होता है। तो ये आप सकारात्मक चीज मतलब नकारात्मक चीज में उदाहरण के साथ, आयाम लिखने के साथ उसका प्रभाव लिख के इस प्रकार के निबंध लिख सकते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि अन्य चीज़ों में हम लोग देख सकते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में बनाम पेशेवर जीवन में, जैसे कोई प्रोफेशनल लाइफ है और पर्सनल लाइफ है, दोनों अंतर होता है। लेकिन व्यक्ति को जब ज़्यादा नाम फेम हो जाता है, प्रोफेशनल लाइफ ज़्यादा बेहतर होता है, तो वो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में जो है अंतर्द्वंद होता है, तो उसके साथ उलझन होते रहता है। वो किम कर्तव्य मूड की स्थिति में रहता है। ऐसी परिस्थिति में कई बार व्यक्ति अवसाद में चला जाता है, मानसिक तनाव की स्थिति में रहता है। जैसे मान जाए कोई कम व्यक्ति किसी ऐसे प्रकार की पेशा में काम करता है जो उसके व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत विचार के साथ मेल नहीं खाता हो, तो उस परिस्थिति में व्यक्ति के जीवन में हमेशा उलझन रहता है, द्वंद्व रहता है। वो उस फील करता है कि हम पेशेवर जीवन को माने कि व्यक्तिगत जीवन को माने। उसी प्रकार कुत्ता भी, कोई जानवर भी खाने के लिए कई घर पर निर्भर रहता है, तो संभव है उसे किसी भी घर में भोजन नहीं मिले। तो ये हुआ। अक्सर हम फिर देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में, पुरुष जो है अक्सर पारिवारिक रिश्तों में माता पिता बनाम पत्नी, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पे है कि पुरुष अक्सर पारिवारिक रिश्तों में माता पिता बनाम पत्नी के पक्ष में उलझा रहता है और पारिवारिक कलह तथा अलगाव का शिकार हो जाता है। तो इससे क्या हो जाता है कि परिवार में कलह होती है, अलगाव होता है। एक अन्य पक्ष, तो ये सारे हम लोगों ने अन्य पक्ष देखे। एक चीज़ हम आर्थिक परिदृश्य में देख पाते हैं कि मान लिया जाए, इसका उदाहरण आप लोग दे सकते हैं आर्थिक परिप्रेक्ष्य में। मान लिया जाए किसी परियोजना पे कार्य शुरू हुआ और उसके लिए सरकार ने योजना आवंटित कर दिया, कुछ मात्रा में जमीन भी अधिग्रहित हो गया। उसके बाद उस जमीन पे किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन हुआ, फिर वो जमीन किसानों की भी चली गई और वहाँ जिस पर्पज से उद्योग धंधे लगाना था वो उद्योग धंधे भी नहीं लग पाया। फिर उस परिस्थिति में ना धोबी कुकुर, ना घर के ना घाट के। जैसे ममता बनर्जी के कार्यकाल में आप लोग जानते होंगे, पिछले पश्चिम बंगाल में टाटा का नैनो फैक्ट्री का कारखाना पश्चिम बंगाल में लगना था। टाटा ने इसके लिए जमीन भी अधिग्रहित कर लिया था, बहुत सारे वहाँ पे प्लांट के स्तर पे बहुत कुछ लग भी गए थे, लेकिन अब किसानों से जमीन भी ले ली गई। बाद में विरोध प्रदर्शन के बाद उसका वो कारखाना जो है ट्रांसफर करना पड़ा गुजरात के आनंद में। और हुआ क्या, कार फैक्ट्री, वहाँ कार बनने लगी, लेकिन जो पश्चिम बंगाल में ज़मीन जो अधिग्रहित की गई थी नैनो फैक्ट्री के लिए, वो ज़मीन अब बंजर हो गई है, वो ज़मीन पथरीली हो गई है और वो अनुपयोगी के रूप में अभी भी वहाँ कार्य है। तो न जिस पर्पस के लिए ज़मीन लिया गया था वो न घर का रहा न घाट के रहा। तो ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे के आप इसका नकारात्मक पक्ष लिख सकते हैं। अब इसका कुछ कुछ सकारात्मक संदेश भी होता है, कुछ कुछ सकारात्मक बातें भी होती है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कभी कभी दो नाव पर सवारी करनी चाहिए, इससे हमेशा व्यक्ति के अंदर दो प्रकार के सोचने के लिए कैपेसिटी जनरेट हो पाता है, उसके पास फालतू का समय बर्बाद करने के लिए नहीं मिलता है। नौकरी के साथ साथ कुछ लोग स्वयं का बिजनेस कर लेते हैं, उससे उसको कई प्रकार के फायदे मिलते हैं, आर्थिक उपार्जन हो जाता है। जैसे कोरोना काल में कि कोई व्यक्ति नौकरी करता था और लेकिन उसको व्यापार भी करता था, नौकरी चल गई फिर भी उसका व्यापार बचा रहा, तो उसके सकारात्मक पक्ष को दर्शाता था। कुछ ने पहले से ही दो नाव की सवारी कर रहा था, वो तो उसको न घर का घाट वाली भावना नहीं रही, बल्कि वो स्टेबल रूप करने के लिए वैसा रहा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी कुछ लोग, कुछ राज अपनी संप्रभुता बचाने के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहता है, तो वो जिस पक्ष में रहता है, जिस गुट में रहता है, वो निर्णय अपना करने के लिए तैयार रहता है। छात्र जीवन में हमेशा प्लान बी रहना चाहिए। तो ये हमेशा कि आपको यदि मूल सफलता जिस चीज़ की तैयारी आप करते हैं वो यदि आपको नहीं मिलता है, तो आप जिस अन्य प्लान तैयार रखिए, ये उसका भी समर्थन करता है। राजनीति में कुछ लोग देखते हैं कि नेता भी बन गए और अभिनेता के रूप में भी सफलता प्राप्त कर लिए। वर्तमान समय में यदि पढ़ाई के साथ साथ कुछ समय के लिए ब्लॉगिंग, कंटेंट क्रिएटर कर लेते हैं, जिससे आर्थिक इनकम भी हो जाता है, तो ये पॉजिटिव बात हो गया। महिलाएं घरेलू काम करने के बाद अन्य कार्य भी कर लेती हैं, तो वो उसके स्टेबिलिटी की बात करता है, वो उसके अस्थिरता की बात नहीं करता है।
अंत में हम लोग देखते हैं कि कहावत का समाधान तथा संदेश। कहावत का संदेश और समाधान क्या है? तो यह निर्णय क्षमता तथा नीति में स्पष्टता हो की बात करता है कि आप अपने नीति निर्णय में और स्पष्टता लाइए। ध्यान हमेशा अर्जुन की तरह लक्ष्य पर रखना चाहिए ताकि आपका लक्ष्य जो है वो बेहतर हो और आप जिस कार्य के लिए काम कर रहे हैं वो काम और सफलता आपको मिले। आत्मविश्वास के साथ यह कहावत सीख देती है कि आत्मविश्वास के साथ एक समय में एक ही कार्य करें तथा उसका परिणाम सकारात्मक हो, ये कहावत संदेश देती है। यानी कुछ देर के लिए काम, कुछ घंटों के लिए पढ़ाई, कुछ देर के लिए वो पढ़ाई, ये कार्य नहीं करना हो। और फिर ये कहावत हमें संदेश देता है, सीख देता है क्या चीज़ का? कार्य चयन करने का तथा कार्य करने में धैर्य और संयम रखने का। तो ये हम देख सकते हैं कहावत का समाधान और संदेश। फिर अंत में हम लोग देखेंगे कि निष्कर्ष क्या लिखते हैं। तो निष्कर्ष में हमें मतलब मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनाना चाहिए। तो लिखेंगे कि कार्य की प्रकृति तथा तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार स्वयं निर्णय करके कार्य अंजाम देना चाहिए। इससे फिर क्या होगा कि आप दो नाव पे नहीं सवारी करिएगा। इस दौरान नैतिकता तथा स्व मूल्यांकन का ध्यान रखना चाहिए। तो इस आयाम को थोड़ा सा इलैबोरेट करके आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। चूँकि कहावत हम लिख रहे हैं तो आप बीच बीच में बहुत सारे शायरी का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम कुछ आपका शायरी स्टेटमेंट लेके आए बताते हैं तो आप उसको भी लिख सकते हैं। जैसे पहला है, दो नाव की सवारी सारी काम बिगाड़ी। तो ये हम लोग का पहला हो गया कि जो व्यक्ति दो नाव पे सवारी करेगा उसका। अगला है वो पारिवारिक कलह वाली बात में आप इसको लिख सकते हैं, डूबती कश्ती का वो मंजर हूँ मैं, डूबती कश्ती का वो मंजर हूँ मैं जिसे साहिल पे भी जगह ना मिली, धोबी का कुत्ता बना फिरता हूँ, न घर मिला न घाट पर पनाह मिली। ये बढ़िया शायरी है तो आप इस निबंध लिखने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला है, आधी छोड़ी पूरी को धावे। मतलब कुछ चीज़ें थी, जैसे मान लिया जाए एक कोई लाइन था, ठीक, आप आधा लाइन ख़त्म हुआ था, आपको लग रहा था कि ये लंबा लाइन है, और एक लाइन था जिसमें दो चार व्यक्ति ही लगा था। आप आधे वाले लाइन में गए, मतलब पूरे वाले लाइन में आधा वाला लाइन छोड़ के गए उस लाइन में लगने के लिए, पता चला वो भी लाइन ख़त्म हो गया, इधर काम समस्या आ गया तो ना उसमें आप रह पाए ना इसमें। तो वही बात है कि आधी छोड़ पूरी को धावे, धावे मतलब दौड़ना, आधे मिले न पूरी पावे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका आप लोग चर्चा कर सकते हैं। अगला शायरी है, ना इस तरह के हुए ना उस तरफ के हुए, ना इस तरफ के हुए ना उस तरफ के हम बस यूं ही जिंदगी गुजार रहे हैं। वो धोबी के कुत्ते की कहानी है अपनी जो हर दर पे ठोकरे खा रहे हैं। तो इन शायरी के साथ आप निबंध को बेहतर बना सकते हैं। तो हमने 69 बीपीएससी में पूछा गया, धोबिया कुकुर न घर के न घाट के, इस आयाम को लिखा। इस डायमेंशन के साथ हमने एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ निबंध लिखा कि भूमिका कैसे लिखना चाहिए, भावार्थ क्या है, कारण उसके पीछे का क्या है, नकारात्मक प्रभाव विभिन्न डायमेंशन में। एक आर्थिक प्रभाव इस नोट्स में नहीं लिख पाए हैं तो आप वीडियो में जो लोग देखे हैं वो अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। फिर सकारात्मक पक्ष और समाधान तथा संदेश की ये बात करता है। तो ओवरऑल ये हम लोग का आज का निबंध रहा। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, गुड नाइट। आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।